नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश आर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करते हैं बाजार में आज हुए कारोबार के साथ, जहां पर आज हमने देखा है कि काफी उतार चढ़ाव का सेशन रहा। हालांकि दिन के निचले स्तरों से बाजार में हमने अच्छी रिकवरी आते हुए देखी है। निफ्टी आखिर में 53 अंकों की मजबूती के साथ 17,267 के स्तर पर बंद हुआ है। लेकिन किन किन सेक्टर्स में और शेयरों में हमने आज हलचल देखी है, खबरों के लिहाज से आज किन में जोश रहा, डिम्पी कालरा हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मार्केट की आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट हाफ में मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको एक स्ट्रॉन्ग वीकनेस दिखेगी, लेकिन सेकंड हाफ में उतना स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी आपको दिखेगा। तो इसलिए सेकंड हाफ का जो मार्केट है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 53 अंकों की बढ़त के साथ 17,250 के ऊपर जाके निफ्टी बंद हुआ है। और अगर आप सेंसेक्स के हिसाब से देखेंगे तो करीब 250 अंकों की बढ़त यहाँ पे आपको आती हुई दिखी है। निफ्टी बैंक भी एडजस्टमेंट के बाद 33 पॉइंट की मजबूती के साथ 38,000 के ऊपर जाके बंद हुआ। मैं धीरे धीरे करके आपको सेक्टोरल चर्निंग आपके स्क्रीन पर आपको दिखाता जाऊँगा। आज सेक्टर्स के हिसाब से अगर आप देखें, एक तो इंडिया विक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप मिस नहीं कीजिएगा। 3-3.5% की गिरावट आज इंडिया विक्स में हुई है। ये मार्केट को काफ़ी कुशन दे रही है। हो सकता है कल का दिन भी आपको काफ़ी बढ़त या फिर एक मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती हुई दिखे। ये निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स जिसने आज रिकवरी दिखाई है सेकंड हाफ में, और ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपने उस लेवल तक तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन फिर भी रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक था। दूसरा था ऑटो और तीसरा था मेटल इंडेक्स, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। ऑटोस के अंदर आज दिन भर ज़्यादातर समय हमको हरा निशानी बनते हुए दिखा, और इसके अंदर आज कुछ ज़्यादा दिक्कत हमको आती नहीं दिखी है। और क्लोजिंग ऑलमोस्ट आप देख पा रहे हैं इसकी डी हाइज पे थी। इसके अलावा अगर आप मेटल के हिसाब से देखें, इसमें टाटा स्टील की वेटेज होने की वजह से मेटल्स काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है, और करीब 46 रुपये की मजबूती के साथ ऑलमोस्ट डी हाई पे आपको करीब 0.25% मजबूत जाके बंद होता दिख रहा है। एनर्जी सेक्टर वीक सेक्टर था, ओएनजीसी की वजह से आज एनर्जी के अंदर हमको गिरावट आती हुई दिखी है। इंडेक्स के हिसाब से देखें तो करीब 1.25% से ज़्यादा का नुकसान आपको निफ्टी एनर्जी के अंदर आते हुए दिखा है। अब आते हैं निफ्टी के गेनर्स पे, जल्दी जल्दी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाटा स्टील के अंदर हमको अच्छा मोमेंटम आते हुए दिखा, आज 3% ऊपर था। इसके बाद इसकी जो गाइडेंस है इसका भी इंपैक्ट हमको बनते हुए दिखा। इसके अलावा जो शेयर और तेजी से चलते हुए दिखे उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज ने करीब 1.5% तक की मजबूती दिखाई है। एक और शेयर जो आज मजबूत बंद हुआ है वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। इन दोनों के अंदर हमको अच्छी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। निफ्टी का आज का ओएनजीसी आज का टॉप लूजर्स बना है, और इसने आज करीब 2% के आसपास का नुकसान हमको दिखाया। ओएनजीसी आज डेज लो पे जाके बंद हुआ है। निफ्टी 500 की अगर आप बात करें तो उसके अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा, एसआरएफ, ये दो शेयर ऐसे थे जिनकी आज की क्लोजिंग ठीक थी। स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि आज ऑलमोस्ट डे हाई पे जाके बंद हुआ, और साथ ही एसआरएफ जिसके नंबर्स के बाद तो पहले पिटाई हुई, लेकिन आज शॉर्ट कवरिंग जोरदार थी। 3% ये शेयर ऊपर जाके बंद हुआ है। अगर आप देखें तो एक दो शेयर और भी हमारी लिस्ट में आए हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिखा, वो था टीवीएस मोटर्स का। रिजल्ट के बाद ये भी करीब 2.5% ऊपर जाके बंद हुआ है। और दो शेयर और भी ऐसे थे जिनमें आज न्यूज़ फ्लो था। फर्स्ट था आपकी स्क्रीन पे, अगर आप वो स्क्रीन पे शेयर लेके आएंगे तो उसमें एक शेयर मन्नापुरम फाइनेंस जो कि ऑलमोस्ट 2.5% की मजबूती के साथ जाके बंद हुआ है। तो ये कुछ एक चुनिंदा शेयर मार्केट का मोमेंटम आपकी स्क्रीन पर था जो आज बाजार क्लोज होने में काफ़ी अच्छा आया, लेकिन टाटा पावर आज कमज़ोर था। चलिए, ये तो पूरे मार्केट राउंडअप की बात होगी, लेकिन सरकारी बैंकों के स्टॉक्स का प्रदर्शन पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी अच्छा रहा है। इसके पीछे आखिर क्या वजह रही है? एक बार फिर से डिम्पी ही समझा रहे हैं कि क्या कारण रहा। देखिए, सरकारी बैंकों की अपनी महत्वता तो है इकोनॉमी के अंदर। भले ही बैंक निफ्टी के अंदर उसकी वेटेज कम हो, लेकिन सरकारी बैंक वैसे अगर थोड़ा भी प्रदर्शन अच्छा करें तो आपको एक रिपोर्ट कार्ड सा मिल जाता है कि पूरी अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है। हमने इसी पैरामीटर्स पे सरकारी बैंकों को जांचा, परखा। तीसरी तिमाही के अंदर उनके प्रदर्शन को हम एक कंसोलिडेटेड पिक्चर ले आपके सामने लेके आए हैं। दो हिस्सों में आप इस रिपोर्ट कार्ड को देखिएगा। पहला हिस्सा है लोन ग्रोथ का और दूसरा हिस्सा होगा प्रोविजनिंग का। पहले लोन ग्रोथ आपको दिखाता हूँ। कैनरा बैंक करीब 9% की ग्रोथ आपको यहाँ पे देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा करीब 3.5% और एसबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है 8.5% की अगर लोन ग्रोथ दिखा रहा, तो आप ये सोचिए कि कितना अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है। क्योंकि लोन ग्रोथ टिपिकली किसी भी बैंक का एक मेन बिजनेस होता है जिसको हम लोन बांटना कहते हैं, यानी कि जिसको हम क्रेडिट ऑफ टेक कहते हैं। तो ये करीब 9%, 8.5% देश के बड़े बड़े बैंक्स आपको यहाँ पे दिखाते हुए दिख रहे हैं। जब सेकंड प्लेट आपको दिखेगी उसमें पंजाब नेशनल बैंक आप देखेंगे 5%, 3% इंडियन बैंक और यूनियन बैंक के अंदर भी करीब 2.5% की लोन ग्रोथ हुई है। डेट मीन्स लोन ग्रोथ के मामले में मामला बिल्कुल ठीक है। मैं वापस से फर्स्ट प्लेट पे जाता हूँ और इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशंस आपको और बताता हूँ, जिसमें हम निम कहते हैं, यानी कि इनके मार्जिन्स कैसे हैं।
देखिए, किसी भी बिजनेस के अंदर मार्जिन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं देखने। बैंक्स के मार्जिन कैसे चेक करेंगे? तो बैंक्स के टिपिकली मार्जिन्स ऑफ टेकिंग और कितना पैसा आ रहा है उसके बीच का डिफरेंस है। 2-2.25% के मार्जिन कैनरा बैंक के पास है, 3% का मार्जिन एसबीआई भी करीब 3% के मार्जिन के साथ काम करता है। अब आते हैं इसके ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पर। टिपिकली वो 7%, 7.5% और 4% एसबीआई के हैं। देश का सबसे बड़ा बैंक अगर सिर्फ 4% का ही सिर्फ ग्रॉस एनपीएस दिखा रहा है तो ये अच्छी बात है। एक ज़माना था जब 10-10%, 11-11% तक के जीएनपीज आ जाते रहे, लेकिन सरकार की कोशिश और खुद बैंकों की कोशिश ने इन जीएनपीएस को कम किया है। अगली प्लेट में आप पीएनबी और साथ ही यूनियन बैंक, इंडियन बैंक के भी जीएनपीस देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। यूनियन बैंक हालांकि अभी भी 11% पे चल रहा है, लेकिन इंडियन बैंक ने काफ़ी इंटरेस्टिंगली ये शो किया है कि उसके जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं वो मात्र 3% से कम रह गए हैं। और बाजार इसको दो हिस्सों में देखता है, जिसके जीएनपीस कम हो रहे हैं और जिसकी प्रोविजनिंग कम हो रही है उसको बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं आपसे बात प्रोविजनिंग की करूंगा। लोन ग्रोथ, जीएनपीएस, निम मैंने आपके सामने बता दिए। अब प्रोविजंस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर आएगा। पहले बात करते हैं कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा या एसबीआई की। ये प्रोविजंस का आंकड़ा है। करीब 29,046 करोड़ रुपए का कैनरा बैंक का प्रोविजन है, सिर्फ एक तिमाही का। और उसमें अगर जो प्रोविजन घटे हैं वो आप देख रहे होंगे 35% YOY, यानी कि साल दर साल करीब 35% प्रोविजन कम हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के 27% कम हुए हैं, एसबीआई के 32% जाके प्रोविजन कम हुए हैं। इसका मतलब ये है कि जो पैसा वो अपनी बुक्स में ये मान के चलते थे कि पैसा कहीं डूब ना जाए, उस पैसे को, डूबने वाले पैसे को थोड़ा कम मानते हैं। अब उनका ऐसा लगता है कि जो हमारा पैसा डूबने वाला था 35% कम डूबेगा, उसकी प्रोविजनिंग करते हैं। तो ऐसे ही आप पीएनबी का देख रहे हो 35% कम। यूनियन बैंक का भी 51% कम हुआ है, यानी कि उसका जो अपने बुक्स में ये मान के चलते थे कि ये हमारे लिए घबराहट वाला पैसा है, नहीं आएगा तो बैड डेट डाल देंगे, अगर आ गया तो रिकवरी डाल देंगे। तो ये प्रोविजनिंग कम होना बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इंडियन बैंक में कुछ एडजस्टमेंट्स है, इसलिए 11% आपको ऊपर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज ये सारे पैरामीटर्स पे ये आपको साफ साफ दिखा रहा है कि सरकारी बैंकों की स्थिति पिछले 1.5-2 साल में काफ़ी बेहतर हुई है, चाहे वो लोन ग्रोथ के मामले पे हो, चाहे वो प्रोविजनिंग के मामले पे हो। निफ्टी 500 कंपनियों में एफआईआईज की हिस्सेदारी पिछले 10 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर है। पूरी एनालिसिस के साथ हमारे सहयोगी शरद दुबे ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। एफआई और निफ्टी 500 के इंटरेस्टिंग डेटा जो है हमने निकाले हैं, जहां पे ओनरशिप रहेगा फोकस में, और ये जो है ब्लूमबर्ग का डेटा से आया है। अब देखा जाए तो ओवरऑल हम लोग देखें तो 2012 से जो है सारे डेटा लिए गए हैं और ऑलमोस्ट 18% जो है आप देख सकते हैं 10 ईयर एवरेज का है। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 16.1% जो है 2022 में वहाँ पे आपको देखने मिला है। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20.5%, 20% ये जो दो एरियाज़ हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी देखने मिली थी। लेकिन ये डाउनटिक जो है लगभग ऑलमोस्ट 4% का डाउनटिक जो है देखने मिला था। हालांकि अगर शुरुआत के सालों में देखें, 2012 ले लीजिए, 2013 ले लीजिए, यहाँ से जो है एक अपटिक देखने मिला था। लेकिन 2018 की जो करेक्शन हुई है वहाँ से जो है एफआई की जो है बिकवाली देखने मिली थी। अब हम लोग बात करते हैं कैश मार्केट्स में जो है ओवरऑल जो निफ्टी 500 इंडेक्स रहते हैं वहाँ पे कैसे कैश के मूवमेंट्स देखने मिले हैं। तो आप देख सकते हैं 2018 में जो है एक भारी जो है सेल देखने मिली थी, लगभग 73,000 करोड़ का सेल देखने मिला था। लेकिन जो अगले 2 साल है यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 40,000 करोड़ से ज़्यादा एवरेज में देखा जाए तो 2019 में, और ऑलमोस्ट 65,000 करोड़ से ज़्यादा जो है कैश इनफ्लो देखने मिला था। हालांकि अगर हम बात करें 2021 और 2022 में, ये दोनों आंकड़े हैं थोड़ी ज़रूर चिंताजनक ज़रूर है। आप स्पेशली जो एफआई की सेलिंग में जहां पे ऑलमोस्ट 1,50,000 करोड़ जो है आउटफ्लो देखने मिला है। चलिए अब बाजार के जानकार क्या कहते हैं। एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ चंद्रेश निगम का कहना है कि कुछ सेक्टर्स को छोड़कर बाजार में वैल्यूएशंस फिलहाल काफी बेहतर हैं। निगम के मुताबिक निवेशकों को लंबी अवधि के नजरिए से निवेश के मौके तलाशने चाहिए। तो मुझे लगता है एक दो से फिलहाल कुछ सेक्टर्स को छोड़ के आई थिंक मार्केट में अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। अगर आप फाइनेंशियल्स देख लीजिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स देख लीजिए, केमिकल्स देख लीजिए, मेटल्स देख लीजिए, काफी सारी जगहों पे वैल्यूएशन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें, शॉर्ट रन में क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल गए, इनमें थोड़ा करेक्शन हो सकता है एक्सेट्रा, वो सब पॉसिबल है। पर मार्केट में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म पे फोकस करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज, ऐसा बहुत कम टाइम में देखा गया है कि बहुत सारी कंपनीज अच्छा करने का पोटेंशियल दिखा रही होती हैं। हम लोगों के मार्केट में लास्ट 7-8 साल से नैरोइंग जिसको हम बोलते हैं, बहुत कम कंपनीज अच्छा कर रही थी, अभी वो ब्रेथ बहुत बढ़ गई है।
और मार्केट ने उसको पहचाना भी है, उसी वजह से स्टॉक्स के भाव ऊपर है और पी ऊपर है और एक्सपेक्टेशंस है, बट वो एक्सपेक्टेशंस मेरे ख्याल से रैशनल है। कहीं कहीं पे सर्टनली इरेशनल कभी कभी हो जाती हैं, पर ओवरऑल आई थिंक आई एम क्वाइट कंफर्टेबल विद द वैल्यूएशंस ऑफ द मार्केट। दूसरी ओर पीवीएफएस म्यूचुअल फंड के सीईओ राजीव ठक्कर के मुताबिक बाजार में गिरावट के दौरान अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनियों में खरीदने का मौका है। Money is becoming more expensive relatively as compared to where we were. European bond yields have gone into positive territory. Inflation is high. This era of free money and just founders selling a vision to investors, saying, "Oh, we'll run losses for 5 years, 10 years, and we will get profits after a decade. But right now we are chasing market share." I think that kind of storytelling is over. While now, what has happened is the high ROC, high ROE companies have been, or companies which have been showing stable growth, people have been just rushing into them and just pushing up earnings multiples far in excess of what is reasonable. So some of these well-managed companies which have fallen out of favor for maybe 5-6 years, I think those companies could make a comeback. Auto in specific has been having this fear of the big transition towards electrification and electric vehicles, and whether the incumbents will win or whether the challenger companies will win. So that overhang has been there, and plus the demand has been subdued. But I think given that we've been largely at home for a long time, a large section of the population have been working from home or not moving around too much. I think once things normalize, once incomes come to the people's pockets, once people start moving around, I think the demand for auto will come back. And a lot of incumbents already see the writing on the wall and they have their EV strategies in place. So we are not as pessimistic on the auto space as overall seems to be the case in the market. कंज्यूमर लिस्टिंग के बाद कमजोर लिस्टिंग के बाद अदानी विल्मर के शेयर में 16% की रिकवरी देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद कंपनी के आगे के प्लान और मार्जिन पर हमने कंपनी के मैनेजमेंट से बात की है। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है। एक्सपेंशन जो है आईपीओ का प्रोसीड्स है, ये तो पूरा फूड में ही जा रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसीड्स, और बाकी जो हमारे डेट्स है बुक्स में अराउंड 1050 के करीबन 1050 करोड़, वो तो इसमें से पे ऑफ हो जाएगा 3600 से। और हम लोग को जितना उम्मीद था उतना तो हम लोगों ने जनरेट किया है 3600, और इसमें एक्विजिशन के लिए हमने अराउंड 450-500 करोड़ रखा है। गोइंग फॉरवर्ड द कंपनी विल जनरेट इनफ कैश एंड एक्सपांशन के लिए हमारे पास जो भी हम कर सकते करेंगे, क्योंकि कैश फ्लो में कोई इशू नहीं आएगा, एंड काफ़ी एक्विजिशन के अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगे, एंड हमें दिखता भी है कि एक्विजिशन के अपॉर्चुनिटीज़, और हम लोग पढ़ाई भी कर रहे हैं उसका। तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड वी विल बी एबल टू एक्सपांड द वे वी हैव प्लान्ड। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी अब न सिर्फ भारत बल्कि एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मंगलवार को अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी की संपत्ति 88.5 अरब डॉलर हो गई और इसी के साथ वो दुनिया के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। मुकेश अंबानी की बात करें तो दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में वो अब 11वें स्थान पर आ जाते हैं और अंबानी 87.9 अरब डॉलर के मालिक हैं। आपको बता दें कि अंबानी पिछले 14 साल से भारत के सबसे अमीर शख्स थे।
एक ट्विटर पोस्ट के बाद विवादों में आई दक्षिण कोरियाई कंपनी हुंडई ने बयान जारी करके सफाई दी है। हुंडई मोटर इंडिया ने बयान में कहा है कि वो भारतीय बाजार के लंबे समय से कमिटेड है और राष्ट्रवाद की भावना के साथ मजबूती से खड़े हैं। कोरियाई विदेश मंत्री ने भी भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन करके खेद जताया है। पूरी खबर क्या है, विस्तार से समझा रहे हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। देखिए, जो पूरी सॉलिडारिटी डे का मुद्दा है इस समय और जिसमें हुंडई मोटर्स सबसे ज़्यादा फायर में आया है, उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आ गई है। उन्होंने एक बयान जारी किया। क्या क्या कहा है उन्होंने बयान में कहा है कि जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से बात करी और दे हैव डीपली रिग्रेट, खेद जताया उन्होंने कि इस तरीके की कोई हरकत हुई है और कंपनी ने भी इसमें खेद जताया है। कंपनी ने क्या कहा है, कंपनी का जो बयान आया है उन्होंने कहा है कि हम करीब इंडिया में बहुत सालों से हैं, कमिटेड है इंडियन कस्टमर्स के लिए एंड वी डीपली रिग्रेट, हम खेद जताते हैं अगर किसी भी तरीके की जो अनऑफिशियल सोशल मीडिया एक्टिविटी जिसे बुला रहे हैं, बिकॉज हुंडई का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर का ट्वीट था, उनका ट्वीट नहीं था और ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट नहीं था और उन्होंने अब प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस भी लगा दिए हैं कि ऐसा कुछ ना हो। अगर आप इस पूरे किस्से को नहीं बहुत समय से देख रहे हैं तो आपको बता दें कि कश्मीर सॉलिडारिटी डे जो कि पाकिस्तान में मनाया जाता है, उसके मुद्दे पर कई सारी ग्लोबल कंपनीज ने ट्वीट्स करे, उनके ऑथराइज डीलर्स थे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, जिसमें केवल हुंडई नहीं था, हुंडई भी है, इसुजू है, केएफसी है, किया है और सुजुकी तक ने इस पे ट्वीट किया, लेकिन कईयों ने वापस माफी मांग ली। लेकिन हुंडई जो था वो लोगों की आंखों में आया और बॉयकॉट हुंडई जैसे हैशटैग चलने लग गए। उसके बाद हुंडई ने एक और बयान जारी किया, उन्होंने कहा हम इंडिया को लेकर कमिटेड है, लेकिन वो काफी नहीं था। जो लोग थे क्योंकि वो आहत थे, वो चाहते थे कि हुंडई माफी मांगे। अब फाइनली इस मामले में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री भी आ गई है और साथ में आप देखेंगे कि हुंडई ने भी अब अपनी अपॉलॉजी यहाँ पे माफी मांग ली है इस पूरे मुद्दे को लेकर। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 3 दिन की बैठक आज से शुरू है और 10 फरवरी को मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। पॉलिसी से क्या उम्मीदें हैं, इस पर ईटी न्यूज़ स्वदेश ने एक पोल करवाया है और पोल की तमाम बारीकियां हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा दे रहे हैं। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी आने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या उम्मीदें हैं पॉलिसी से और इसके लिए हमने एक पोल किया। जो पहला सवाल था हमारा वो यही था कि ब्याज दरों में कितनी कटौती की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं जो पूरी की पूरी पाई है वो यही बोल रही है कि कोई बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसका मतलब यही है कि रिवर्स रेपो शायद यथावत रह सकता है। जो सेकंड क्वेश्चन था वो ये था कि आरबीआई पॉलिसी का इस बार का रुख क्या होगा। इस पर भी रिस्पोंडेंट्स का यही कहना है कि अकोमोडेटिव स्टांस है वो शायद जारी रह सकता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल था वो था महंगाई के लक्ष्य को लेकर। इस पर रिस्पोंडेंट्स का कहना है 60% रिस्पोंडेंट्स ये कह रहे हैं कि इस बार के महंगाई के लक्ष्य में बदलाव नहीं होगा। बाकी आप देख सकते हैं कि जो हाँ है वो 20% है और जो कुछ नहीं कह सकते वो भी 20% है। जो चौथा और आखिरी सवाल था वो ये था कि रिवर्स रेपो रेट में आखिर बदलाव होगा। तो इस पर भी जो बड़ी पाई है, मतलब 80% रिस्पोंडेंट्स यही कह रहे हैं कि रिवर्स रेपो रेट में इस बार बदलाव होगा और उम्मीद यह है कि 15 से 40 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी हो सकती है आरबीआई की तरफ से। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो कि आरबीआई की पॉलिसी में इस बार फोकस रखना होगा। जो आर्थिक रिकवरी और महंगाई दर पर कमेंट्री होगी आरबीआई गवर्नर की, उसको वॉच आउट करना होगा कि क्या जीडीपी की ग्रोथ में बदलाव होना है या फिर इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी पर क्या कमेंट्री आती है, क्योंकि सीबीडीसी को तो बजट में ऐलान कर दिया है, लेकिन वो कब लॉन्च होगा और कैसे उसका रूप होगा वो देखना पड़ेगा आरबीआई की पॉलिसी में, अगर उस पर कुछ क्लैरिटी आती है। साथ ही साथ बजट के बाद बॉन्ड यील्ड्स रिकॉर्ड बढ़त के स्तर पर पहुंच गए थे, तो उसके बाद से जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उस पर आरबीआई का क्या रुख है, जो एक्सेस लिक्विडिटी है उसको कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो वो पूरी जो टाइमलाइन है वो देखना पड़ेगा आरबीआई की तरफ से कैसे आती है। भारतीय एयरटेल ने अपने तिमाही नतीजे पेश कर दिए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे हैं, लेकिन नंबर्स को किस तरह से देखा जाए हमारे सहयोगी सौमीत बता रहे हैं।
अगर हम देखते हैं तो जो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स है कंसोलिडेटेड बेसिस पर सिक्वेंशियली अगर हम देखें तो प्रीटी मच इन लाइन आए हैं। जो रेवेन्यू नंबर है वो 5% से बढ़ा है, करीब 29,867 करोड़ रुपीस पे। एबिटा नंबर 6% से ग्रो किया है, मार्जिन करीब 49.2% पे आया। जो नेट प्रॉफिट है वो 58.5% से डिक्लाइन किया है। अब जो नेट प्रॉफिट का डिक्लाइन देखने को मिला है उसके पीछे का कारण ये है कि सेकंड क्वार्टर में कंपनी को एक एक्सेप्शनल गेन हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने जो टावर अपने जो स्पेक्ट्रम थे वो जियो को बेच दिए थे और इसलिए वो एक्सेप्शनल गेन थे। आरपू नंबर की अगर हम बात करते हैं, जो की मोबाइल नंबर होता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी के लिए, वो इनलाइन आया है। एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशन 162 रुपीस के थे, कंपनी ने 163 रुपीस रिपोर्ट किया है। जो सब्सक्राइबर बेस है इंडिया मोबाइल बिजनेस का वो भी स्टेबल रहा है, जबकि कंपनी ने टैरिफ हाइक लिया था दिसंबर में, उसके बावजूद ये नंबर स्टेबल रहा है करीब 32.2 करोड़ के आसपास। अब अगर हम पूरे टेलीकॉम सबका नंबर्स आ गया, जैसे कि वोडाफोन आइडिया, रिलायंस जियो और भारती एयरटेल, अब ये तीनों के नंबर्स अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये तीनों के नंबर्स में हम देखेंगे कि एयरटेल के नंबर्स स्टूड आउट किए हैं, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है इंडिया मोबाइल बिजनेस का वो करीब 6% रहा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, जबकि रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया का ग्रोथ करीब 3% के आसपास था। जो एबिटा ग्रोथ भारती एयरटेल ने रिपोर्ट किया है वो 6.4% का है, और जियो और वोडाफोन आइडिया का नंबर ये करीब 3 to 6% के आसपास था। आरपू ग्रोथ भी एयरटेल का काफी अच्छा है, 6.5% सिक्वेंशियली, और जियो और वोडाफोन आइडिया का ये नंबर करीब 5% के आसपास था। सब्सक्राइबर बेस भारती एयरटेल का स्टेबल रहा है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर, जबकि वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो ने एक सब्सक्राइबर लॉस रिपोर्ट किया था थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। चलिए अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की, और कमोडिटी अपडेट के लिए हमारे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताएं कमोडिटी के लिहाज से क्या क्या एक्शन में है? जी, हमेशा की तरह शुरुआत गोल्ड के साथ करूंगा, जहां पे आज एक दायरे में कारोबार हो रहा है लेकिन तेजी का रुख है। जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच में तनातनी है, उस ऐसे में सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में आ रही है। चांदी की अगर बात की जाए तो कल की अच्छी तेजी के बाद यहां पर हल्की मुनाफा वसूली है, 300 से 400 रुपए नीचे चांदी कारोबार कर रही है। क्रूड की बात करें तो यूएस और ईरान में वापस से चर्चा शुरू होने के साथ बातचीत शुरू होने की वजह से यहां पर ऊपरी स्तरों पर हल्की नरमी दिख रही है। अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां पर ठंड की वजह से, बर्फीली हवा की वजह से उत्पादन कम हो गया था यूएस में, वो उत्पादन वापस यहां पर रिज्यूम होती दिख रही है। इसके बाद अगर बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर, जहां पर इन्वेंट्री बढ़े हैं शंघाई फ्यूचर एक्सचेंज पर, उससे यहां पर दबाव बना है। वहीं जिंक का स्टॉक कम हुआ है, निकेल का स्टॉक रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, इससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। और एल्युमिनियम की सप्लाई लगातार कम हो रही है, उससे यहां पर लगातार तेजी बनी हुई है, और आज के सत्र में सबसे मजबूत काउंटर एल्युमिनियम ही है। अब बात कर लेते हैं कुछ एग्री काउंटर्स की। मेंथा ऑयल, जहां पर बहुत ही दायरे में कारोबार हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर डिमांड यहां पर वीक है। MCX कॉटन की अगर बात करें तो यहां पर ऊपरी स्तरों पर आज मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन आज के हीरो हैं सारे स्पाइसेस काउंटर, चाहे वो टर्मरिक हो, कोरिएंडर हो या जीरा हो, तीनों ही काउंटर्स में स्ट्रॉन्ग रैली एक दिख रही है। 3% तक की तेजी तीनों ही काउंटर्स में दिख रही है। अब बात कैस्टर की, जहां पर उत्पादन कम होने का अनुमान जितने भी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं, उससे यहां पर सपोर्ट निचले स्तरों पर मिल रहा है। ग्वार, जहां पर आज आधे से 1% तक की कमजोरी है, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी बनी हुई है और लग रहा है कि आने वाले समय में ग्वार में तेजी आ सकती है। तो ये कुछ बड़ी खबरें कमोडिटी मार्केट से। अब बात हमारी खास मुहिम की। देश बदल रहा है और बढ़ रहा है, इसीलिए अगर आप भी देश के साथ बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी बदलना होगा। हम आपको स्वदेश पर कुछ ऐसी ही खबरें बताते हैं जो ये दर्शाती हैं कि देश तरक्की की नई राह पर चल रहा है, एक नई ऊर्जा के साथ। दिल्ली सरकार ने पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को ई व्हीकल में बदलने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक किट के जरिए ये बदलाव होगा और इसके लिए 10 मेकर्स को पैनल में शामिल किया गया है। क्या है पूरी खबर, इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में वाहन मालिकों को जल्द ही अपने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का विकल्प मिलेगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को ई वाहनों में बदलने के लिए केंद्रों की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार इलेक्ट्रिक किट के 10 निर्माताओं को पैनल में शामिल किया गया है। ये फैसला उन वाहन मालिकों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकता है जिनके वाहनों की उम्र राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने के लिए
तय की गई सीमा से ज्यादा है। फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 या इससे ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन चलाने पर प्रतिबंध है। इस तरह के वाहन मालिकों के पास दूसरे राज्यों के किसी व्यक्ति को वाहन बेचने या वहां कबाड़ नीति के तहत अपने वाहन को स्क्रैप में बेच देने का विकल्प होता है। वहीं नई इलेक्ट्रिक कार खरीदना फिलहाल एक महंगा सौदा है और मास मार्केट सेगमेंट में इसके विकल्प काफी सीमित हैं। ऐसे में मौजूदा वाहन को इलेक्ट्रिक कार में बदलने का फैसला बेहतर साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में लगभग 28 लाख पेट्रोल से चलने वाले वाहन हैं, जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। वहीं डीजल वाहनों के मामले में यह संख्या 1.5 लाख है। दिल्ली की सड़कों से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को हटाने का कदम मुख्य रूप से यहां वाहनों के उत्सर्जन को कम करना है, लेकिन इससे नए वाहनों की मांग भी बढ़ सकती है। ऐसे में इलेक्ट्रिक पावर में बदलने का विकल्प ग्रीन कारों को अपनाने के उद्देश्य में भी मददगार हो सकता है। इससे पहले दिल्ली परिवहन विभाग साल 2021 से अब तक ऐसे कुल 3,299 वाहन जब्त कर चुका है। इसमें भी 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या ज्यादा है। दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों की संख्या 28 लाख से ज्यादा है, जबकि 15 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 1.5 लाख है। इसके अलावा 10 से 15 साल पुराने डीजल वाहनों की संख्या 7,700 है, जिन्हें दिल्ली में चलाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में दिल्ली सरकार की अपने पुराने वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना बेहतर विकल्प है। ET नाउ स्वदेश। तो इलेक्ट्रिक किट के जरिए दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ई व्हीकल में बदला जाएगा। होगा दिल्ली सरकार का ये कदम पर्यावरण के लिए भी काफ़ी फायदेमंद। साथ ही पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को एक नया जीवन भी मिलेगा। और इसी मामले पर हमारे सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी ने वेलेव मोटर्स के MD शक्ति गणेश से बात की। अगर आप दिल्ली से हैं और अपनी पुरानी गाड़ी को जो पेट्रोल और डीजल से चलती है बदल के इलेक्ट्रिक व्हीकल करना चाहते हैं, पर आपके पास भी एक नई ईवी खरीदने की ना तो मोहलत है ना पैसा है, तो दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने आपकी ये दिक्कत सॉल्व कर दी है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों को इलेक्ट्रिक किट से ई वाहनों में बदलने वाले केंद्रों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इलेक्ट्रिक किट के लिए 10 निर्माताओं को पैनल में शामिल किया गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शक्ति गणेश, जो कि MD हैं वेलेव मोटर के, और उन कंपनियों में से हैं जिसको शॉर्टलिस्ट किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। शक्ति सर, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस। हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या कोई भी गाड़ी बदली जा सकती है? किसी भी तरीके की, कोई हैचबैक हो, SUV हो, छोटी गाड़ी हो, सेडान हो, इज एवरी कार कन्वर्टेबल टू एन इलेक्ट्रिक व्हीकल? Yes, sir. Good evening, all of you. I am Shakti Ganesh. Yeah, any vehicle can be converted into electrical vehicle, sir. So the thing is, only thing we have to exchange the existing engine into the motor. After fitting the motor, we have to recovered power should be given through the battery. Nowadays, lithium-ion battery is there, so we can get the same mileage. Everything is possible, sir. शक्ति सर, हम आपके पास आते हैं, कम बैक टू यू। हमारे पास समीर दीक्षित जो हमारे संवाददाता हैं वो भी जुड़ चुके हैं। समीर, जो दिल्ली सरकार की ये पहल है, कैसे, कितना समय लगेगा इस पूरी प्रोसेस में? कब से, अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, कब से पूरी प्रोसेस शुरू होगी? और इसकी सब्सिडीज़ वगैरह के लिए क्या किसी तरह की मदद जो है वो दिल्ली सरकार करना चाह रही है? जी बिल्कुल, ये एक तरीके की शुरुआत है जिस पर दिल्ली सरकार ने तकरीबन 10 कंपनियों को चिन्हित किया है, उनको पैनल किया है, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि दिल्ली में जितनी भी पुरानी डीजल या पेट्रोल गाड़ियां हैं जो 10 या 15 साल की मियाद पूरी कर चुकी हैं, उन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में परिहार किया है कि अब जो गाड़ी मालिक है वो आगे आएंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और वो इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित करवा सकते हैं। लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं। मसलन कि अगर आप इलेक्ट्रिक वाहनों में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी कैपेसिटी क्या होगी, उसका खर्च क्या होगा, और वो खर्च क्या पूरी तरीके से गाड़ी मालिक पर आएगा या उसमें सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी? जिसमें सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि पर विचार कर रही है, लेकिन पक्के तौर पे ऐलान हो उसकी संभावना कम है, क्योंकि जो केंद्र सरकार का जो NGT का भी आदेश है उसमें यह है कि अगर आपकी डीजल गाड़ी 15 साल से पूरी हो चुकी है तो आपको उसको सड़क से हटाना होगा।
यानी कि एक तरफ कानून है तो दूसरी तरफ एक विकल्प है कि आप अगर गाड़ी आपकी ठीक ठाक सही सलामत है और आप उसको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये दरवाजा या ये विकल्प अपनाया जा सकता है। तो एक तो ये रास्ता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें गाड़ी का रेंज क्या होगा, उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो क्या होगा, उसके लिए क्या कुछ खाका तैयार किया जाना है, तो उस पर भी फिलहाल दिल्ली सरकार की तरफ से एक फॉर्मल गाइडलाइन आनी बाकी है। लेकिन ये जरूर है कि अब जो है एटलीस्ट सरकार ने पहला कदम उठा करके ये साफ कर दिया है कि रास्ता यही है कि आप पुरानी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करें, जिससे न केवल आपकी गाड़ी आपके पास रहेगी, आप इस्तेमाल कर पाएंगे, बल्कि आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जो शिफ्ट होने का सरकार का, राज्य का और केंद्र सरकार का फोकस है, उसमें भी काफी हद तक सफलता मिल पाएगी। जी शक्ति सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। बहुत सारे सवाल हैं, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। पहला सवाल है कि रेंज क्या होगी जो लिथियम आयन बैटरीज आपकी तरफ से लगाई जाएंगी। दूसरा सवाल है व्हाट विल बी द कॉस्टिंग ऑफ इट। सो अगर आप इन दोनों के जवाब दे दें, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ रेट्रोफिटिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड दूसरा व्हाट काइंड ऑफ रेंज विल द कार प्रोवाइड। Yes, sir. Actually, we are having approval for the three-wheeler, one brand called Peugeot. For car or this one, the cost of the body will be deducted from the original cost. So same cost will be there, but only big issue is this mileage by the range of the vehicle. So it like a diesel tank. We can have any AH. Almost volt is same. If the motor is 60 volt, the battery also should be 60 volt. If the motor is 72 volt, the battery also should be 72 volt. But related to AH, it is like diesel tank. How much diesel we want to go, how much kilometer we want to go. So suppose 100 kilometer we want to go, the battery gives 100 AH, battery gives 100 kilometer. If you want 150 kilometer to travel at one charge, so it should be 150 AH. So like that we can increase any volume of amps hour to reach our range. So range is not at all a problem. Only the cost of the battery, which reduces the diesel or oil price. So equivalent or 20% of the cost of fuel should be used for the battery cost. So any range is possible with the electric vehicles. ET नाउ स्वदेश की खबर पर मुहर लगी है। टेक्सटाइल सेक्रेटरी उपेंद्र सिंह ने हमसे खास बातचीत में साफ किया है कि ELS कॉटन के इंपोर्ट की मंजूरी देने के पक्ष में है। सरकार की तरफ से हमने ये किया है कि हमने एक अलग, जैसे अभी कॉटन के लिए एक HSN कोड होता है। आपको पता होगा कि चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या इंडिया में भी सेल हो, तो उसके लिए आज के दिन में HSN कोड की आवश्यकता होती है। हम ELS कॉटन को इंपोर्ट अलाउ करने के फेवर में हैं, क्योंकि ELS कॉटन अगर इंपोर्ट होता है तो हमारे फार्मर्स को अफेक्ट इसलिए नहीं करेगा कि हमारी रिक्वायरमेंट करीब लेटर से 15 लाख के आसपास हमारे ELS कॉटन, जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल वैरायटी कॉटन की होती है, उसकी आवश्यकता है। जबकि हमारे यहाँ ग्रो करता है करीब 5 लाख बेल्स। जैसे 15 लाख बेल्स जो है वो हमें आवश्यकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट हम 5 लाख बेल्स ही ग्रो करते हैं। हाँ, तो जो गैप है, क्योंकि उसकी कई बार आवश्यकता पड़ती है कि जो हमारा इंपोर्टर है वो चाहता है कि एक पर्टिकुलर जो हम आपसे गारमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ये वाला कॉटन, कीजा कॉटन, पीमा कॉटन, ये लगा होना चाहिए। तो अभी हमने अभी ये नया जो HSN कोड बनता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट करता है, तो हमने उनके साथ टेकअप किया है कि ELS कॉटन के लिए एक अलग से एक HSN कोड बनाया जाए, सो दैट हम बाद में गवर्नमेंट ने निर्णय ले सकती है कि हम इन जनरल फार्मर्स के हित को ध्यान में रखते हुए भले ही कॉटन के इंपोर्ट को पूरा ना खोलें, लेकिन जो ELS कॉटन है जो कि फार्मर्स को अफेक्ट नहीं करेगा एडवर्सली, उसको इंपोर्ट अलाउ किया जा सकता है। और क्या किया जा सकता है, इस पे अभी भी चर्चा चल रही है कि अगर हमको कुछ लोगों का मत है कि जो मार्केट फोर्सेज जो है वो खुद करेक्ट कर लेंगे, दिस इज हाई टाइम कि अब मार्केट फोर्सेज जो है वो खुद करेक्ट कर लेंगे। कोरोना महामारी के बावजूद चालू वित्त वर्ष में GST कलेक्शन 15 लाख करोड़ के पार पहुंच सकता है और इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच करीब 11 लाख करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। तमाम डिटेल्स इस बारे में प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, GST कलेक्शन की जहां तक बात है, वो कोरोना महामारी के असर के बावजूद जो मौजूदा साल है वो सरकार के लिए
काफी बेहतर रहा है। अगर आप ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये चालू वित्त वर्ष में रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच गया है और इस बात की संभावना जताई जाए जो जिस तरह के पैटर्न है जीएसटी कलेक्शन के उसको देखते हुए कि ये चालू वित्त वर्ष में 15 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। और इस बात की भी संभावना है कि लगातार 10वें महीने ऐसा होगा कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रह सकता है, क्योंकि लगातार 8 महीने अभी तक ऐसा हो चुका है जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। अगर आप सरकार के आंकड़ों पर नजर डालें जो कि पार्लियामेंट को भी दिए गए हैं, उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि अप्रैल से दिसंबर चालू वित्त वर्ष में जो जीएसटी कलेक्शन रहा है वो 10,74,000 करोड़ रुपए के करीब रहा है। और अगर आप इसको पिछले साल के मुकाबले इसकी तुलना करें अप्रैल दिसंबर 2020 के मुकाबले, तो इसमें करीब 61.5% की तेजी है। और अगर आप इसकी तुलना अप्रैल दिसंबर 2019 से करें जो कि एक तरीके से नॉन पेंडेमिक ईयर था, उसके भी मुकाबले इसमें 33.3% की तेजी है। इसका मतलब यह है कि कोरोना साल होने के बावजूद, कोरोना का असर होने के बावजूद जीएसटी कलेक्शन में काफी तेजी आई है। जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे रिकॉर्ड रहा है, वो 1,40,986 करोड़ रुपए रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी और मार्च महीने का जो कलेक्शन होगा वो भी इससे ज्यादा हो सकता है। ओमिक्रॉन के खतरे अब कम हो रहे हैं, राज्यों की तरफ से जो रेस्ट्रिक्शंस है उसमें लगातार कमी आ रही है और उसको देखते हुए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जीएसटी कलेक्शन में और तेजी आएगी। भारत में 5G नीलामी कीमत और स्पेक्ट्रम को लेकर ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के बीच चर्चा का दौर शुरू हो गया है। ट्राई और दूसरे स्टेक होल्डर्स के बीच एक मीटिंग हुई है जिसमें टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 5G के बेस प्राइस कम रखने की बात कही है। और क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में, तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी दानिश आनंद दे रहे हैं। देखिए, TRAI ने आज ओपन हाउस डिस्कशन रखी थी 5G को लेकर और इस पूरे ही OHD में जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो एक बात को लेकर बिल्कुल यूनानिमस हैं और वो है 5G के बेस प्राइसेस और रिजर्व प्राइसेस को कम करने की। तो सारे ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने ये बोला कि सरकार को इस एंगल पर रीथिंक करने की बिल्कुल जरूरत है और सरकार को एक शॉर्ट टर्म रेवेन्यू नहीं देखना चाहिए, लेकिन उनको एक इंक्रीमेंटल वैल्यू देखनी चाहिए, क्योंकि 5G का जो एक असली इफेक्ट आएगा, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, वो आने वाले 2-3 साल में नहीं बल्कि 25 से 30 सालों में आएगा। तो सरकार को एक लंबे विजन को माइंड में रखकर इन प्राइसेस को वैल्यूएट करना चाहिए, क्योंकि करंट जो वैल्यूएशंस हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं। लेकिन कुछ और मुद्दों पर चर्चा हुई थी। जहां तक बात आती है 500 to 600 मेगाहर्ट्ज बैंड की, इस पर भारती एयरटेल और टाटा कम्युनिकेशंस का कहना है कि इन आने वाले ऑक्शंस में इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी इस लेवल पर जो जहां तक बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उस पर्टिकुलर बैंड पर उसके लिए एम्पल नहीं है और सरकार को आने वाले कुछ महीनों के बाद जब वापस ऑक्शंस करेंगे तब उसको उस पर इंक्लूड करना चाहिए। और जहां तक बात आती है मिलीमीटर वेव और मिड बैंड की, उस पर सारे ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कहा है कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने यह भी सरकार को सलाह दी है कि जहां तक जब स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाएगा तो एटलीस्ट 100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम एलोकेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर कम एलोकेट किया जाता है तो एप्रोप्रिएट वो नहीं रहेगा। और सारी टेलीकॉम कंपनीज का यह मानना है कि इन ऑक्शंस को सिर्फ 4 प्लेयर्स को माइंड में रखकर नहीं देखना चाहिए, लेकिन हमको मार्केट को और चीजों को इसलिए इतना बदल देना चाहिए कि और भी जो प्लेयर्स हैं वो भी इंडियन मार्केट में जल्द से जल्द आए। कोविड-19 की वजह से कई दिग्गज कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम मॉडल पर काम करना शुरू किया और अब तक हाइब्रिड मॉडल के तहत ही काम कर रही हैं, लेकिन फैक्ट्री जैसे सेटअप में काम करने वालों के लिए ये लागू करना आसान नहीं रहा। लेकिन टाटा स्टील इसमें एक मिसाल पेश कर रहे हैं। जाने कैसे टाटा स्टील फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए वर्क फ्रॉम होम मॉडल तैयार कर रही हैं। खुशबू तिवारी की एक खास रिपोर्ट में देखिए। एक और IT, टेक और डेस्क जॉब्स वाले कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्लू कॉलर जॉब्स और फैक्ट्री में काम करने वालों के लिए ये आसान नहीं रहा। देश की दिग्गज कंपनी टाटा स्टील एक ऐसा मॉडल बना रही है जिससे इन कर्मचारियों के लिए भी फैक्ट्री के अलावा किसी और जगह से काम करना मुमकिन होगा। इसके लिए फैक्ट्री के डिजिटल ट्विन्स बनाए जा रहे हैं और ऑटोमेशन और स्किलिंग के जरिए कर्मचारियों को तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इसका पायलट प्रोजेक्ट जमशेदपुर में चल रहा है। हम आयरन मेकिंग एरिया में एक
एरिया का डिजिटल ट्विन इस तरह से बना रहे हैं कि वो प्लांट के अंदर ना हो, बाहर किसी भी ऑफिस बिल्डिंग में हो, और धीरे धीरे किस तरह से उसको वर्क फ्रॉम होम भी किया जा सकता है, उसकी पायलट चालू हुई है। और हमको लगता है कि इसका अगर लोग ऑपरेट करना जान जाए या फिर वो स्किल्ड हो कि किस तरह से रिमोट एरिया से हम ऑपरेट कर सकते हैं, इसकी स्किलिंग अगर उनको हो जाए, तो ये मैटर नहीं करता है कि वो मैनेजर है या ब्लू कॉलर वर्कर्स है या कोई है, वो कहीं से भी इसको चला पाएंगे। टाटा स्टील के व्हाइट कॉलर जॉब्स वालों में से तकरीबन 35% लोग घर से काम कर रहे हैं। वहीं हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी मीशो ने भी हमेशा के लिए बाउंड्री लेस वर्क प्लेस का ऐलान किया है, यानी एम्प्लॉयज अपनी मर्जी की जगह से काम कर सकेंगे। साथ ही उन्हें गोवा और शिमला जैसी जगहों पर वकेशन के लिए भी ले जाया जाएगा, यानी काम और छुट्टियां एक साथ। इसके साथ ही जहां ऑफिस स्पेस की डिमांड होगी, वहां सैटेलाइट ऑफिस बनाए जाएंगे। बच्चों के लिए डे केयर की सुविधा और नए कर्मचारियों के लिए बूट कैंप जैसे सेशन किए जाएंगे। कंपनी इस साल रिमोट मोड पर भी बड़ी संख्या में हायरिंग करने वाली है। इस साल भी हमारी हायरिंग के बहुत अग्रेसिव प्लान्स हैं। हम अक्रॉस सारे रोल्स हम हायर कर रहे हैं, लेकिन हम लार्जली टेक्नोलॉजी जो कि इंजीनियरिंग, डेटा साइंसेस फंक्शंस हैं, और प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यूएक्स डिज़ाइन, यूएक्स रिसर्च, इन फंक्शंस में बहुत एग्रेसिव हायरिंग के प्लान्स हैं हमारे इस साल। हम 3 गुना अपना स्ट्रेंथ करना चाहते हैं इस साल इन टीम्स में। TCS और इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियां पहले ही हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट हो गई हैं। कई कंपनियों में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 या 3 दिन ही ऑफिस से काम करना है। टाटा स्टील जैसी कंपनियों का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोफाइल के एम्प्लॉइज को ये सुविधा दी जा सके। खुशबू तिवारी की रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। और अब वक्त हो गया है मनी मंत्रा का, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे छोटी बचत योजनाओं की ओर निवेशकों का रुझान बढ़ा है। रोज बाजार की चाल की चिंता में बैठे रहने से आपके पैसे नहीं बढ़ेंगे। आपको अपने निवेश को बढ़ाने के लिए एक प्लान, एक योजना की ज़रूरत होती है, जो आपको मिलती है मनी मंत्रा पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेरे साथ आज जुड़ गए हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटपाल, बजाज कैपिटल के EVP विश्वजीत पराशर। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर के साथ हम शुरुआत करेंगे आज के शो की। बजट डॉक्यूमेंट में स्मॉल सेविंग स्कीम्स, या अगर हम कहें तो छोटी बचत योजनाओं को लेकर कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जहां पर साफ तौर से कहा गया है कि अगर हम एस्टिमेटेड निवेश की बात करें तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में NSE में अगर हम देखें तो लगभग 21.2% की एस्टिमेटेड निवेश की बढ़त की आशंका है। इसके अलावा भी PPF में अगर हम देखें तो निवेश बढ़ने के एस्टिमेट्स हैं। इतना ही नहीं, सेविंग डिपॉजिट में भी एस्टिमेटेड निवेश की बढ़ोतरी लगभग 21.8% की है। अब जिस तरह से निवेशकों का रुझान कोरोना काल में छोटी बचत योजनाओं की ओर बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से फिक्स्ड डिपॉजिट की कम ब्याज दरों की एक बहुत बड़ी वजह है। छोटी बचत योजनाओं ने इतना रुझान आते हुए देखा है, लेकिन ये कितना स्थायी है और क्या इस तरह के रेट पर आपको पैसे यहाँ पर लॉक कर देने चाहिए, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। पंकज जी, जो बजट डॉक्यूमेंट में एस्टिमेट्स निकाले बताए गए हैं, मेरे ख्याल से इसी ही फाइनेंशियल ईयर के लिए, अगले साल भी ये एस्टिमेट रहने की कितनी संभावना है, या आपको लगता है कि अब क्योंकि हम डायरेक्शनली ब्याज दरों के बढ़ने के सिलसिले की ओर बढ़ चुके हैं तो शायद इतना रुझान ना दिखाई दे? बिल्कुल सही बात है कविता। एक वजह तो यही है जो आपने कहा कि बैंक के फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम हो या फिर कोई भी दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो, वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली बेहतर हैं। और वो एक वजह है कि जो उन्होंने पैसा सेव किया, उन्होंने बैंक के बजाय पोस्ट ऑफिस में रखना ज्यादा मुनासिब समझा, तो वो एक कारण है। लेकिन दूसरा सवाल जो ये है कि आगे को क्या मतलब ऐसा होगा या क्या इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लॉक करना चाहिए। तो अब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। तो ऐसे में क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं वो 5 ईयर लॉन्ग, मतलब मोस्ट ऑफ द स्कीम्स लॉन्ग टर्म की होती हैं, तो ऐसे में यदि आप
ऐसी स्कीम में पैसों को लॉक कर रहे हैं तो शायद ये सही नहीं होगा। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, अगर लॉक भी करना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए उसके बाद करना सही है। और ऐसे में कई बार मैंने पहले भी कहा है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट्स सेविंग्स बॉन्ड है, तो वो एक सही विकल्प है, क्योंकि अगर रेट बढ़ेगा तो वहां पर आपको भी इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। लेकिन स्मॉल सेविंग्स स्कीम जो पोस्ट ऑफिस में है स्पेशली, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है, तो लॉक करना शायद मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। नहीं, हम विकल्पों से पहले इनकी जो तेजी आ रही है निवेश की, उस पर ज़्यादा विश्लेषण कर रहे हैं। और आपने खैर सही कहा है कि ये सही विकल्प तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान इन योजनाओं में बहुत ज़्यादा रहता है। विश्वजीत जी, आज भी हम देखते हैं गांव कस्बों में छोटी बचत योजनाओं में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी होती है, क्योंकि उसको लेकर जागरूकता साफ तौर से उनके पास ज़्यादा है। हम ये भी जानते हैं कि पिछले कई सालों से इनकी ब्याज दरों में कोई बढ़त भी नहीं हुई है। हर तिमाही इनकी समीक्षा होती तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ खास बढ़त आपको दी नहीं गई है। आपके लिए अच्छा विकल्प क्या है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मौजूदा दरों पर क्या पैसे लगाने चाहिए जिनके पास यही विकल्प है और जिनको यही विकल्प समझ में आता है? जी कविता, बिल्कुल बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं जिनको गारंटीड रिटर्न चाहिए और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर एक रिटायरीज को देखें तो पोस्ट ऑफिस की जैसे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जहां 7.4% रिटर्न मिलता है, तो ये उनको लगता है कि बहुत अच्छा विकल्प है बैंक्स के कंपैरिजन में, और उनको गारंटीड पैसा मिल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए उनको पैसा सेव लग रहा है। ऐसे ही प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भी है जहां पे 10 साल का लॉक इन भी है, पर फिर भी निवेशक वहां पे निवेश करना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गारंटीड रिटर्न आएगी। ये गारंटीड वर्ड जो है बहुत सारे निवेशकों के दिमाग में रहता है कि बिना रिस्क किए अगर रिटर्न मिल रही है तो वो ज्यादा अच्छी है। जहां तक मुझे लगता है, चलिए ये पूरी पेशकश आप हमारे चैनल के YouTube पर जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में मनी मंत्रा के तमाम शोज आपको मिल जाएंगे। रुक करेंगे खबरों की ओर। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि कोरोना के बाद देश में रोजगार तेजी से बढ़ा है, कंपनियां जो है जोर शोर से हायरिंग कर रही हैं। पीएम मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए जवाब दे रहे थे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और रोजगार से लेकर महंगाई तक कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। कितनी जॉब क्रिएट्स हुई है ये जानने के लिए ईपीएफओ पैरोल, ये ईपीएफओ पैरोल सबसे विश्वस्त माध्यम माना जाता है। साल 2021 में लगभग 1,20,00,000 नए ईपीएफओ के पैरोल पे जुड़े, और ये हम न भूलें ये सारे फॉर्मल जॉब से, मैं इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा, फॉर्मल जॉब से। और इनमें भी 60-65 लाख 18 से 25 साल की आयु के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र पहली जॉब की है, यानी पहली बार जॉब मार्केट में उनकी एंट्री हुई है। आदरणीय सभापति जी, रिपोर्ट बताती है कि कोरोना के पहले की तुलना में कोविड रिस्ट्रिक्शन खुलने के बाद हायरिंग दोगुनी बढ़ गई है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में भी यही ट्रेंड की चर्चा है। इसके अनुसार 2017 के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब, नेस्कॉम का कहना है, 27 लाख जॉब्स आईटी सेक्टर में, और ये सिर्फ स्किल की दृष्टि नहीं, उससे ऊपर के लेवल के लोग होते हैं जिनको रोजगार प्राप्त हुआ है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने 2 एलपीजी सिलेंडर और स्कूटी के साथ किसानों को बिजली मुफ्त देने का वादा किया है। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र है। मित्रों, सबसे पहले कृषि के क्षेत्र में हमने तय किया है कि अगले 5 वर्ष में सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उन पर से बिजली का बोझ चला जाए। हम 5,000 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करेंगे। बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब और टैंक के निर्माण के अनुदान इससे प्रदान करेंगे, जिससे
छोटे और मझले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। और अब मुंबई करों के लिए अच्छी खबर, इस महीने के अंत तक मुंबई अनलॉक होगी। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के मुताबिक बीएमसी ने इसे लेकर अपना मन बना लिया है, लेकिन उन्होंने लोगों से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की है। दरअसल मुंबई में कोरोना के केस में कमी आने के बाद बीएमसी पाबंदियों को पूरी तरह से हटाने का मन बना रही है। बीएमसी का दावा है कि अगले हफ्ते तक मुंबई में 100% लोगों का वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा और ऐसे में फरवरी के आखिर तक मुंबई पहले की तरह ही दौड़ेगी। चलिए इसी के साथ स्वदेश आर में इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।